हर शहर के अंधेरे में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें उजाले से डर लगता है। और जब एक लड़की की लाश एक बंद मकान की बुरी तरह जली हुई दीवार से चिपकी मिलती है तो सवाल सिर्फ एक नहीं उठता, सवालों का तूफान उठता है। कौन थी अवानी शर्मा? एक सीधी सादी सी लड़की जो हर सुबह मंदिर जाती थी, हर शाम कॉल पर मां से बात करती थी। ना कोई दुश्मन, ना कोई विवाद। फिर क्यों उसकी लाश ऐसे मिली जैसे किसी ने उसे जिंदा जलाया हो? क्या यह आत्महत्या थी या किसी की प्लान की गई मर्डर स्कीम? वो दरवाजा जो अंदर से बंद था, उसे किसने खोला? वो दीवार जिस पर सिर्फ आग के निशान नहीं, एक नाम भी लिखा था, सॉरी अवनी। क्या ये माफी किसी कातिल की थी या मरने वाली की? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अवनी मर गई थी तो 2 दिन बाद उसका फोन किसने ऑन किया और क्यों? आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये कहानी है एक लड़की के टूटे हुए भरोसे की, छली गई दोस्ती की और उस कड़वे सच की जिसे छुपाने के लिए किसी ने सब कुछ जलाने की कोशिश की। तो अब सवाल आपसे, क्या आप इस शहर में किसी अवनी को जानते हैं? क्योंकि अगर हाँ, तो शायद ये कहानी सिर्फ एक मर्डर नहीं, एक इशारा है। सावधान रहिए, अब शुरू करते हैं। अवनी शर्मा मर्डर केस। रात के 2:30 बज चुके थे। शहर की गली नंबर 12 में सन्नाटा था, लेकिन एक मकान के बाहर भीड़ जुटी थी। मकान नंबर 76, जिसे लोग पुराना कोठा कहकर बुलाते थे। सालों से बंद पड़ा था ये घर, लेकिन बीती रात वहां से धुआं उठता देखा गया। पुलिस जब पहुंची तब दरवाजा अंदर से लॉक था। मजबूरन दरवाजा तोड़ा गया। अंदर जो मिला वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। पूरा कमरा जल चुका था। दीवारों पर कालिख थी, फर्श पर अध जली लकड़ियां थीं और कोने में पड़ी थी एक जली हुई लड़की की लाश। लाश की पहचान मुश्किल थी, लेकिन बाजू पर एक पतली सी सिल्वर चेन थी जिसमें अ लिखा हुआ लटक रहा था। मां ने पहचान लिया, ये अवनी शर्मा थी, 24 साल की, MBA की स्टूडेंट, और बीते 6 महीनों से अकेले इसी शहर में रह रही थी। कमरे की हालत देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया, या तो ये खुदकुशी थी या कोई बहुत ही शातिर मर्डर। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे सच्चाई और डरावनी होती गई। पहला झटका तब लगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। अवनी की मौत जलने से पहले हो चुकी थी, यानी किसी ने पहले उसे मारा, फिर सबूत मिटाने के लिए जला दिया। कमरे के अंदर ना कोई दूसरा व्यक्ति मिला, ना किसी जबरदस्ती के निशान, लेकिन एक दीवार पर आधे जले हुए कोने में काजल से लिखा मिला, सॉरी अवनी। पुलिस को शक हुआ, क्या ये मर्डरर ने लिखा या मरने से पहले अवनी ने खुद? लेकिन अवनी के हाथों पर कहीं भी काजल या स्याही के निशान नहीं थे। अब शक की सुई घूमी दोस्तों की ओर। पुलिस ने अवनी का मोबाइल ट्रैक किया, जो घटना स्थल से 2 दिन पहले गायब हो चुका था। लेकिन घटना के 2 दिन बाद मोबाइल फिर से ऑन हुआ और इंस्टाग्राम पर लॉगिन किया गया। इतना सुनते ही अवनी की मां बुरी तरह टूट गईं। मैंने तो उसे उसी दिन सुबह बात की थी। वो कह रही थी किसी से मिलने जा रही है और खुश थी, इतनी खुश कि उसका चेहरा चमक रहा था। किससे मिलने जा रही थी? उसने नाम नहीं बताया, बस इतना बोली थी, आज उसका जवाब मिल जाएगा। किसका जवाब? इसी सवाल से कहानी की पहली परत खुलनी शुरू हुई। अवनी की कॉल डिटेल्स खंगाली गईं। आखिरी बार उसने बात की थी एक नाम पर जो उसकी जिंदगी में अचानक आया था और अब लापता था। नाम था करण मेहता। अवनी के रूममेट्स ने बताया, करण से उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी। कुछ महीनों से वो दोनों मिलते थे, लेकिन करण कभी उनके घर नहीं आया। ना ही कोई फोटो, ना कोई मैसेज, बस अचानक आया और फिर गायब हो गया। अब पुलिस के पास बस यही एक नाम था। लेकिन क्या वाकई करण उसका कातिल था या कोई और पर्दे के पीछे था जो अवनी के सबसे पास था लेकिन पहचान से सबसे दूर? उस शाम पुलिस स्टेशन में जब अवनी शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई तो सब कुछ एक औपचारिकता जैसा लग रहा था। लेकिन अगले कुछ घंटों में हालात इतने बदले कि पूरा शहर सहम गया। अवनी के पिता राकेश शर्मा पुलिस के सामने बेहद शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे की लकीरें, उनकी उंगलियों की बेचैनी और आंखों में सूजी हुई परछाइयां बता रही थीं कि कुछ ठीक नहीं है। ACP विजय राणा ने उन्हें गौर से देखा और धीरे से पूछा, क्या आपकी बेटी कभी पहले बिना बताए कहीं गई है? राकेश शर्मा ने बस ना में सिर हिलाया। अवनी की आखिरी लोकेशन पुलिस को मिली
MG रोड मेट्रो स्टेशन के पास दोपहर 3:26 पर। उसके बाद उसका फोन अचानक स्विच ऑफ हो गया। CCTV फुटेज खंगाले गए। उसमें अवनी एक काले रंग के स्कूटर पर किसी के पीछे बैठती दिखती है। चेहरा साफ नहीं दिख रहा, लेकिन अवनी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। ACP राणा के कान खड़े हो गए। घबराहट नहीं थी, मतलब वो जिससे मिली उसे जानती थी। पुलिस ने सबसे पहले उसके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। आखिरी कॉल एक अज्ञात नंबर से थी। 2 मिनट 42 सेकंड की बातचीत और फिर फोन बंद। फॉरेंसिक टीम ने अवनी के कमरे की जांच शुरू की। दीवारों पर पोस्टर्स थे। एक छोटी सी डायरी मिली जिसमें आखिरी पेज पर लिखा था, कुछ फैसले जिंदगी बदलते हैं और कुछ खत्म, लेकिन मैं अब थक चुकी हूं। अब जो होगा वही मेरी किस्मत है। ACP राणा ने डायरी को पढ़ते हुए एक गहरी सांस ली। ये लड़की या तो बहुत बड़ी उलझन में थी या फिर बहुत गहरे राज छुपा रही थी। अवनी के दोस्तों से पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले बारी आई माहिरा खान की, अवनी की सबसे करीबी दोस्त। माहिरा डर रही थी लेकिन बोलने को तैयार थी। सर, पिछले कुछ महीनों से वो बहुत बदल गई थी। वो अक्सर चुप रहती थी, फोन पे बातें करते करते रोने लगती थी। कई बार वो कहती थी, कुछ लोग चाहते हैं मैं गायब हो जाऊं हमेशा के लिए। ACP राणा चौंक उठा। कौन लोग? उसने नाम लिया कभी? नहीं सर, लेकिन एक बार उसने मुझे एक फोटो भेजी थी जिसमें वो एक आदमी के साथ थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियों में लाल धागा बंधा हुआ था और सर, उसके कंधे पर एक टैटू था, शिवाय नाम का। ACP राणा ने तुरंत क्राइम डिपार्टमेंट को अलर्ट किया। शहर में ऐसा कौन है जो अवनी को जानता हो और जिसके पास शिवाय नाम का टैटू हो? जांच की सुई अब एक रहस्यमय व्यक्ति की ओर घूम रही थी। ACP राणा को अब पूरा मामला सिर्फ एक लव अफेयर या डिप्रेशन नहीं लग रहा था। ये कुछ और था, कोई बड़ा खेल, कोई बड़ी साजिश। एक सवाल हर जगह गूंजने लगा। अवनी शर्मा को आखिरी बार जिसके साथ देखा गया, वो कौन था और वो अब कहां है? लेकिन अगले दिन पुलिस को एक चौंकाने वाली खबर मिली। MG रोड से कुछ किलोमीटर दूर गांधीनगर झील के पास एक लड़की की चुन्नी और मोबाइल कवर मिला। DNA रिपोर्ट ने पुष्टि की वो अवनी का था, लेकिन लड़की नहीं मिली और न कोई शव। पूरे शहर में हलचल मच गई। न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। 21 साल की लड़की अचानक गायब, लास्ट कॉल एक रहस्यमय नंबर से। क्या ये अपहरण है, साजिश या कुछ और? लेकिन इसी समय पुलिस के पास एक और गवाही आई। अवनी को आखिरी बार जिस आदमी के साथ देखा गया था वो अब शहर में नहीं है, और इसी के साथ ACP राणा को एक नाम मिला, आर्यन राठौर, जिसके बारे में अवनी ने कभी खुलकर किसी से बात नहीं की, लेकिन उसकी डायरी के पिछले 3 पन्नों में वो नाम बार बार लिखा था। अब कहानी एक मोड़ ले चुकी थी। क्या आर्यन ही था अवनी का प्रेमी या उसका कातिल? अवनी अब तक जिंदा है या वो झील में कहीं दफन हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर अवनी मर चुकी है तो उसका शव क्यों नहीं मिला? झील के किनारे मिला वो मोबाइल कवर और उससे कुछ ही दूर वो हल्की सी चूड़ियों की खनक पुलिस के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी थी। ACP राणा अब कोई संदेह नहीं कर रहे थे। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक पूरी साजिश थी जो महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। अवनी की डायरी में बार बार लिखा गया नाम आर्यन राठौर अब केंद्र में था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई रिकॉर्ड, कोई ID, कोई सोशल मीडिया ट्रेस मौजूद नहीं था। आर्यन जैसे कोई परछाई हो जो बस अवनी की जिंदगी में आई और अब गायब हो गई। लेकिन एक चीज ने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। FSL टीम को अवनी के कमरे की दीवारों के बीच एक सीक्रेट हैंगिंग पैनल मिला। वहां एक छोटा सा बॉक्स छिपा था। अंदर एक पुराना कैमरा और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अगर ये तुम पढ़ रहे हो तो शायद मैं जा चुकी हूँ, लेकिन मेरी कहानी अभी बाकी है और वो कैमरा सब बताएगा। ACP राणा ने कैमरा निकलवाया और जब फुटेज देखी गई तो उसमें थी रात की रिकॉर्डिंग जब घर में आग लगी थी। लेकिन उससे पहले अवनी कैमरे के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक शांत स्वीकार था। मैं उसे बहुत चाहती थी, लेकिन उसे मेरे जज्बात से नहीं, मेरे शरीर से प्यार था। जब मैंने मना किया उसने धमकाना शुरू कर दिया, और जब मैंने रिश्ता तोड़ा उसने मुझे मिटाने की ठानी। लेकिन मैं अब मिटने नहीं दूंगी अपनी आवाज को। मैं अब एक कहानी बन जाऊंगी, ऐसी कहानी जो हर लड़की को बताएगी चुप रहना सबसे बड़ा अपराध है। ACP राणा की आंखें नम थीं, लेकिन उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्हें अब पता था
अवनी ने अपने लिए न्याय मांगा नहीं था, उसने खुद अपने लिए सबूत छोड़ दिए थे। जांच के अगले चरण में पुलिस ने अवनी के इंस्टाग्राम में छुपा एक प्राइवेट अकाउंट ट्रैक किया। वहां सिर्फ एक फॉलोवर था, 8 आर्यन शिवाय 22। जब उस अकाउंट को ट्रेस किया गया तो पता चला ये एक बर्नर अकाउंट था जो हर हफ्ते डिलीट और रिक्रिएट होता था। और फिर एक बात सामने आई, अवनी जिस दिन गायब हुई उसी रात yaryan.shiva21 ने एक डार्क वेब ब्लॉग पर एक पोस्ट की थी। जो जलाया वो सिर्फ शरीर था, सबूत अब भी जिंदा है। पुलिस को अब अंदेशा हो चुका था, आर्यन अब भी शहर में है और शायद अगला शिकार ढूंढ रहा है। पर कहानी में अब एक नया मोड़ आया। अवनी की रूममेट माहिरा ने एक वॉइस मैसेज पुलिस को सौंपा जो अवनी ने मौत से 4 दिन पहले भेजा था। माहिरा, अगर कुछ हो जाए तो मेरी अलमारी के पीछे देखना, वहां जो मिलेगा वो सब कुछ बदल देगा। और अगर आर्यन तुम्हें ढूंढे तो भागना मत, उसे वही पसंद है जो डरते नहीं। पुलिस ने कमरे की अलमारी हटवाई, पीछे से निकली एक ड्राइव जिसमें 27 वीडियो क्लिप्स थीं। हर एक क्लिप में आर्यन और अवनी की बातचीत रिकॉर्ड थी छुपे कैमरे से, और उनमें से 2 क्लिप्स में वो सच उभर आया जिसे अवनी किसी को बताने से डरती थी। आर्यन सिर्फ एक प्रेमी नहीं था, वो एक रिकॉर्डेड ब्लैकमेलर, एक मानसिक शिकारी और पेशेवर मैनिपुलेटर था जो लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनके साथ वीडियो बनाता और फिर उनके खिलाफ उन्हीं को इस्तेमाल करता था। अवनी ने जैसे ही उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू किए, उसी दिन से उसकी मौत लिख दी गई। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक अननोन कॉल आई एसीपी राणा के पास। आवाज में डर नहीं था, सिर्फ ध्वनि थी। उसे तुम ढूंढ नहीं सकते क्योंकि उसने सब मिटा दिया है सिवाय उस जलती दीवार के। जिस दिन उस दीवार को पूरा खोदोगे वहां सिर्फ हड्डियां नहीं मिलेंगी, वहां एक और नाम लिखा मिलेगा, और वो नाम अगला शिकार होगा। उस रात का सन्नाटा अब तक मोहल्ले की दीवारों में दर्ज है। पुलिस की गाड़ी जब गली में दाखिल हुई तो लोग चुपचाप अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और जब तोड़ा गया तो सब कुछ जैसे थम गया। अवनी शर्मा का शव कमरे के बीचों बीच पड़ा था। उसके माथे पर गहरी चोट थी, उसके हाथ में टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े चुभे थे और जमीन पर एक लाल साड़ी का पल्लू पड़ा था जो किसी औरत के वहां होने का साफ सबूत दे रहा था। लेकिन घर में कोई नहीं था, ना उसकी माँ, ना उसका बॉयफ्रेंड रोहित, ना ही वो पड़ोसी जिसकी आवाज अक्सर वहां से आती थी। इंस्पेक्टर चावला ने दीवार पर नजर डाली। वहां एक जगह खून से लिखा था, मुझे माफ करना माँ, मैं अब और नहीं लड़ सकती। लेकिन सवाल ये था, अवनी ने ये लिखा या कोई और चाहता था कि ये लगे कि उसने खुदकुशी की? रिपोर्ट साफ कह रही थी, ये आत्महत्या नहीं थी, मौत से पहले संघर्ष हुआ था। उसके नाखूनों के नीचे किसी के बाल थे, उसकी उंगलियों पर चोट के निशान थे और उसके मोबाइल का आखिरी कॉल रात 11:57 पर रोहित को गया था। पुलिस जब रोहित के घर पहुंची तो उसने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से म्यूजिक बज रहा था, तेज, बहुत तेज। दरवाजा तोड़ा गया। रोहित बेड पर अधमरी हालत में पड़ा था, शराब और नींद की गोलियों के नशे में। उसके होंठ पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने लड़ाई की हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उसके कमीज की जेब में अवनी की टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा मिला और अलमारी में एक और लाल साड़ी, ठीक वैसी जैसी हत्या की जगह मिली थी। लेकिन रोहित बार बार एक ही बात बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं उस रात वहां था ही नहीं। अवनी ने ही मुझे कहा था कि वो सब खत्म कर रही है, उसने। और फिर वो चुप हो गया। पुलिस को शक तो बहुत था लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। तभी एक लड़की थाने पहुंची, नीला मिश्रा। उसने कहा, मैं सब जानती हूं, अवनी मरना नहीं चाहती थी, उसे मारा गया है और उसके पीछे सिर्फ रोहित नहीं है, कोई और भी है, एक औरत जो उससे जलती थी। इंस्पेक्टर चावला का चेहरा सख्त हो गया। कौन औरत? नीला कांपते हुए बोली, उसकी मां पूनम शर्मा। और इसी के साथ जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां सच्चाई सिर्फ एक खून की नहीं थी बल्कि एक ऐसे जाल की थी जिसमें अवनी को धीरे धीरे फंसाया गया, खुद उसी के अपने लोगों द्वारा। क्या पूनम शर्मा अपनी ही बेटी की मौत में शामिल थी? क्या नीला सच बोल रही थी या कोई और खेल खेल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात कमरे में तीसरा कौन था? रात के अंधेरे में एक एसयूवी तेजी से शहर की सीमा से बाहर निकल रही थी। ड्राइवर सीट पर था विशाल, आवनी का बॉयफ्रेंड,
और पीछे की सीट पर एक बर्फ सी ठंडी बेहोश लड़की, अवनी शर्मा। उसके होंठों पर पट्टी थी, हाथ बंधे हुए, और नाक से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी। बस थोड़ा और फिर सब खत्म, विशाल ने खुद से कहा। उसका चेहरा अजीब सी बेचैनी में डूबा था। डर, पछतावा या कुछ और? लेकिन उसके फोन की स्क्रीन बार बार जल बुझ रही थी। अननोन कॉलर, वो कॉल बार बार आ रही थी और हर बार विशाल उसे काट दे रहा था। पर फिर अचानक उसने गाड़ी साइड में लगाई, फोन उठाया और चुपचाप सुना। फोन के उस पार सिर्फ एक आवाज आई, तू खुद को बहुत समझदार समझता है ना, अब देख खेल कैसे पलटेगा। फिर कॉल कट। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर रियर व्यू मिरर में देखा और अवनी की तरफ झुका। अवनी, तुमने किसको सब बताया है? उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन अवनी बेहोश थी। शायद बेहोश होने का नाटक कर रही थी। उसी वक्त शहर के क्राइम ब्रांच ऑफिस में एसीपी आराधना ठाकुर एक पुराने केस फाइल के पन्ने पलट रही थी और एक नाम बार बार सामने आ रहा था, विशाल मल्होत्रा। पहले भी एक लापता लड़की के केस में संदिग्ध था, लेकिन सबूत नहीं मिले। अब कहानी एक बार फिर उसी मोड़ पर थी, लेकिन इस बार आराधना ने कसम खाई थी, इस बार कोई लड़की गुम नहीं होगी, इस बार मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। तभी उनकी टेबल पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, ट्रैक फाउंड, एसयूवी मूविंग टावर्ड्स भिलगर फॉरेस्ट रोड। उन्होंने बिना वक्त गंवाए वायरलेस उठाया। सभी यूनिट्स को अलर्ट करो, गाड़ी नंबर XXXX शहर से बाहर निकल चुकी है। टारगेट अवनी शर्मा। उधर जंगल की तरफ बढ़ती गाड़ी में विशाल का दिमाग तेजी से घूम रहा था। क्या मैंने गलती कर दी? क्या ये फंसाने का जाल था? और तभी उसने देखा अवनी की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन कुछ अलग था। उन आंखों में डर नहीं, बल्कि आग थी। वो मुस्कुराई और बोली, तो अब तू खुद को कातिल समझता है? विशाल का हाथ स्टीयरिंग से फिसल गया। गाड़ी एक जोरदार झटके से रुक गई। अवनी ने झट से खुद को आजाद किया और उसके हाथ में एक चीज थी, एसीपी की तरफ से दिया गया पैनिक बटन। उसने वो बटन दबाया और कुछ ही मिनटों में सायरन की आवाजें पास आने लगी। विशाल की आंखें फटी रह गईं। तू तो बेहोश थी। अवनी ने सिर्फ इतना कहा, तू नहीं जानता, एक औरत जब डरती है तो शिकार बनती है, लेकिन जब वही औरत लड़ती है तो शिकारी को भी नोच डालती है। क्या विशाल पकड़ा जाएगा या उसके पीछे कोई और बड़ा चेहरा है? क्या एसीपी आराधना सही वक्त पर पहुंच पाएंगी? और सबसे अहम सवाल, क्या यह सिर्फ एक किडनैपिंग का मामला है या इस खेल में कोई तीसरा खिलाड़ी भी है? चारों तरफ मीडिया, सोशल मीडिया और शहर की जनता में बस एक ही नाम था, अवनी शर्मा। लेकिन उसके घर में सन्नाटा था। मां की आंखों में सूख चुके आंसू और बाप का सिर झुका हुआ था। वो लड़की जिसके हंसने से घर रोशन हो जाता था, आज वो कहीं नहीं थी। पुलिस के रिकॉर्ड में केस अब क्लोज टू अनसॉल्व्ड की कैटेगरी में जा चुका था। लेकिन इंस्पेक्टर सूरज, जिसने शुरुआत से ये केस अपने कंधे पर उठाया था, अब भी एक आखिरी उम्मीद के साथ काम कर रहा था। 23 जुलाई सुबह 6:40। इंस्पेक्टर सूरज को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज में घबराहट थी और साथ ही गुस्सा भी। अवनी जिंदा है, लेकिन वो जिस हाल में है वहां से निकलना मुश्किल है। सूरज ने कॉल ट्रेस करवाई, लेकिन कॉल 2 मिनट में कट गई और नंबर फिर कभी ऑन नहीं हुआ। लेकिन अब सूरज के पास एक सुराग था। शहर के बाहरी इलाके में, जहां पुराने गोदाम और फैक्ट्रियां बंद पड़ी थीं, पुलिस ने रेड डाली। एक बंद पड़ी फैक्ट्री की तलाशी के दौरान जमीन के नीचे बने तहखाने में उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला। उस कमरे में एक बिस्तर था, कुछ खाने पीने का सामान और कोने में बैठी एक लड़की, अवनी शर्मा। उसकी हालत बेहद खराब थी, कमजोर, गुमसुम और डरी हुई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से शॉक में है। उसे महीनों तक ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। जब अवनी धीरे धीरे बोलने लगी तो उसने बताया उसे उठाने वाले कोई बाहर के नहीं थे। वो उसके ही कॉलेज के 2 लड़के थे। एक उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जो उसके साथ ब्रेकअप के बाद मानसिक रूप से बीमार हो गया था। दूसरा उसका दोस्त, जो बचपन से उससे एक तरफा प्यार करता था। उन्होंने अवनी को उस दिन बहाने से बुलाया और फिर नशे की हालत में उसे अगवा कर लिया। उसे छुपाकर रखा गया ताकि दुनिया को लगे कि वो गायब है या मर चुकी है। और उनकी प्लानिंग थी अवनी को हमेशा के लिए कैद करके रखना। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अवनी किसी और की हो। अवनी की कहानी हमारे समाज के उस काले कोने को उजागर करती है जहां प्यार के नाम पर पागलपन होता है और इंसानियत मर जाती है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में केस अब भी चल रहा है। लेकिन अवनी आज धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की है और उसकी मां हर दिन मंदिर जाती है, शुक्र मनाने के लिए कि उसकी बेटी अब जिंदा है। दोस्तों, अवनी शर्मा की यह कहानी सच्चाई और वहशी सोच की एक जंग है। ऐसी कहानियों को जितना शेयर किया जाए उतना अच्छा, ताकि अगली अवनी वक्त पर बचाई जा सके। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि अवनी की तरह कोई और भी हमारी दुनिया में कैद है?